दोस्तों, आज की कहानी बिहार के बहुचर्चित और अनसुलझे मामलों में से एक है, जिसमें पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी और सबूत मिटाने का काम भी पुलिस ने खुद ही किया था। कथित तौर पर उस समय पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को बचाने में लगाई थी, जिसकी वजह से इस केस की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा था। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बल्कि बिहार में जंगल राज है, क्योंकि इस घटना में भी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद कत्ल की तरह ही इस लड़की को भी बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस केस में भी ठीक इसी तरह राजनीतिक कनेक्शन होने के कारण पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया। हालांकि उस केस की जांच भी कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस की तरह ही सीबीआई को सौंप दी गई थी, लेकिन पैसे और पावर के सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया था। दरअसल ये घटना उस समय की है जिस समय लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और लालू यादव की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी पर बैठा दिया गया था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव का बिहार की राजनीति में काफी दबदबा बढ़ गया। साधु यादव उस समय आरजेडी से गोपालगंज क्षेत्र के विधायक थे। उस समय बिहार में आरजेडी की लहर हुआ करती थी, इसलिए बहुत सारे लोग आरजेडी से जुड़ना चाहते थे और खास तौर पर साधु यादव से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे और उस समय पार्टी में उनके धाक भी बहुत थे। उसी समय एक लड़का बिहार की राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए राजनीति जनता दल यानी आरजेडी पार्टी के युवा दल से जुड़ गया। 27 वर्षीय उस युवक का नाम गौतम सिंह था। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर बीएन सिंह था। डॉक्टर बीएन सिंह अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। हालांकि गौतम सिंह और उनकी फैमिली के बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। यहां तक कि गौतम सिंह की कोई तस्वीर भी नहीं मिल पाई। खैर, न्यूज रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि गौतम के पिता डॉक्टर बीएन सिंह के कई बड़े राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए डॉक्टर बीएन सिंह का बेटा गौतम सिंह अपने परिवार से दूर रहकर पटना में राजनीति के दांव पेच सीख रहा था और राजनीति में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्हीं दिनों मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से गौतम की अच्छी जान पहचान हो गई थी। उनका एक साथ उठना बैठना होने लगा था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर्स में ये भी दावा किया गया है कि गौतम सिंह और साधु यादव बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। एक दिन गौतम सिंह अपनी बेहद करीबी दोस्त शिल्पी जैन को एक फंक्शन में लेकर गया। उस फंक्शन में कई बड़े नेता भी शामिल थे। साधु यादव भी उस फंक्शन में मौजूद था। गौतम ने अपनी दोस्त शिल्पी को वहां पर मौजूद सभी बड़े लोगों से मिलवाया और इसी फंक्शन से शिल्पी और गौतम की हत्या की कहानी शुरू हो गई। लेकिन इसकी भनक ना तो शिल्पी को लगी और ना ही गौतम को। शिल्पी जैन पटना में रेडीमेड कपड़ों की कारोबारी और कमल स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 23 साल की शिल्पी बहुत खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की लड़की थी। वो मिस पटना भी रह चुकी थी। उसने पटना वीमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उस कॉलेज की फेयरवेल में भी क्वीन के किताब से नवाजा गया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और ये दावा किया जाता है कि शिल्पी और गौतम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। साल 1999 में जुलाई महीने की 2 तारीख थी। हमेशा की तरह शिल्पी अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए घर से निकली थी। दोपहर 2 बजे के करीब इंस्टीट्यूट जाने के लिए उसने एक रिक्शा लिया। अभी शिल्पी कुछ दूरी पहुंची थी कि उसे गौतम सिंह का एक दोस्त मिल गया। शिल्पी भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उस लड़के ने जोर देकर शिल्पी से कहा कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट छोड़ दूंगा। शिल्पी उसके रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई और रिक्शे से उतरकर गौतम के उस दोस्त की गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद गौतम के उस दोस्त ने अपनी कार को शिल्पी के इंस्टीट्यूट के रास्ते की ओर न ले जाकर पटना शहर से बाहर फुलवारी शरीफ नाम की जगह की तरफ मोड़ दिया। इसी फुलवारी शरीफ में ही साधु यादव का निवास स्थान था। इधर कार को दूसरे रास्ते पर जाते देख शिल्पी ने उस लड़के से कहा कि मुझे तो अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना है, लेकिन तुम मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो।
इस पर उस लड़के ने कहा कि हम फुलवारी शरीफ जा रहे हैं क्योंकि गौतम भी वहीं पर है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी थोड़ा नॉर्मल हो गई। इसके बाद वो लड़का शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में लेकर गया। वो गेस्ट हाउस उस समय कुछ बड़े लोगों की अय्याशी के अड्डे के रूप में बदनाम था। इधर शिल्पी को अपने घर से निकले हुए काफी समय बीत गया, यानी दोपहर से शाम हो गई, लेकिन शिल्पी अपने घर नहीं लौटी थी। उसके घर वालों ने शिल्पी को हर उस जगह ढूंढा जहां वो जा सकती थी, लेकिन शिल्पी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। इसके बाद शिल्पी के घर वालों ने गौतम से संपर्क किया, लेकिन शिल्पी गौतम के साथ भी नहीं थी। इधर जब गौतम सिंह को शिल्पी के लापता होने की खबर मिली तो वो भी परेशान हो गया। गौतम ने भी हर जगह शिल्पी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। आखिरकार गौतम को किसी तरह से ये पता चल गया कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। फुलवारी शरीफ के उस गेस्ट हाउस के बारे में सुनते ही गौतम सिंह की हालत खराब हो गई, क्योंकि गौतम जानता था कि वो गेस्ट हाउस किन चीज़ों के लिए बदनाम है। गौतम ने तुरंत अपनी कार फुलवारी शरीफ के उस गेस्ट हाउस की तरफ दौड़ा दी, और जब गौतम उस गेस्ट हाउस में पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पी के ऊपर कई लोग टूट पड़े हैं। उस लड़की के साथ कई लोग दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे। गौतम उन लोगों के बीच पड़ी शिल्पी को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगा और वो उन्हें पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगा। लेकिन एक अकेला गौतम ना तो उन लोगों से शिल्पी को बचा सका और ना ही खुद को बचा सका। इसके बाद गौतम को भी पकड़कर मारा पीटा गया। उसको लात घूंसा जूतों से मार दिया गया। बताया जाता है कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप किया गया और फिर उन दोनों का गला घोंटकर उन्हें जान से मार दिया गया। इधर जब शिल्पी के घर वालों को शिल्पी नहीं मिली तो उन लोगों ने पुलिस में जाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिल्पी को ढूंढते ढूंढते 2 जुलाई की पूरी रात बीत गई, यानी 3 जुलाई की सुबह भी इसी तरह बीत गई, लेकिन शिल्पी के परिवार वालों को उसकी कोई भी खबर नहीं मिली और न ही पुलिस उन्हें इस बारे में कुछ बता पाई। लेकिन फिर अचानक 3 जुलाई 1999 की रात करीब 9 बजे पटना के गांधी मैदान के पास स्थित विधायक आवास के गैराज के पास पुलिस का मजमा लग गया, और उसकी वजह ये थी कि वहां पर एक सफेद मारुति कार में 2 अर्धनग्न लाश पड़ी थी। ये लाश गौतम सिंह और शिल्पी जैन की थी। बताया जाता है कि वो गैराज मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस को उन लाशों की खबर किसने दी और किसने ये बताया था कि साधु यादव की गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। इस बात का पता आज तक भी नहीं चल पाया, और जब पुलिस उस गैराज के पास पहुंची थी तब उस गैराज का दरवाजा भी अंदर से लॉक था, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अंदर जाए ये कभी नहीं जान पाता कि उस गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। इस पर थ्योरी ये निकाली गई थी कि जिसने भी पुलिस को इन लाशों की खबर दी थी उसे पहले से ही सारी घटना के बारे में जानकारी थी, यानी जिसने भी पुलिस को जानकारी दी थी एक योजना के तहत दी थी। इसके बाद गैराज का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर गई और वहां पर मारुति जिनमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें पड़ी थी। पुलिस ने उन दोनों की तस्वीरें ली, जो कि उस समय कई बड़े न्यूज चैनल के पास भी भेजी गई थी। उस कार में शिल्पी और गौतम की लाशें अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। गौतम ने एक पैंट पहन रखी थी, जबकि शिल्पी के शरीर पर कपड़ों के नाम पर मात्र एक टी शर्ट थी। वो टी शर्ट गौतम की थी। रात 9 बजे के करीब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची थी और 9:30 बजे के आसपास साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल यानी अपने आवास पर पहुंच गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार से शिल्पी और गौतम की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बिना कोई पुख्ता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे बिना ही पुलिस ने इस मामले को सॉल्व भी कर दिया था। पुलिस का कहना था कि हमने इस तरह के बहुत से केसेस देखे थे। पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या का मामला है और उन दोनों ने अपने परिवार के दबाव में आकर जहर खा लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस ने ये दावा कैसे कर दिया था कि शिल्पी और गौतम ने आत्महत्या की है। बिना पोस्टमार्टम और बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस ने इस आधार पर यह कह दिया था कि इन दोनों ने जहर खाया है। यानी अगर मान भी लिया जाए कि उन दोनों ने खुदकुशी ही की थी, लेकिन फिर वो दोनों अर्धनग्न हालत में क्यों थे?
और एक सवाल ये कि शिल्पी के कपड़े कहाँ थे और उसने गौतम की टी शर्ट क्यों पहन रखी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक और लापरवाही बरती। जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी, यानी जिसमें कातिल के सबूत हो सकते थे, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे, पुलिस ने बेहद लापरवाही दिखाते हुए उस कार को एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा ड्राइव करवाकर पुलिस थाने में भिजवा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह पुलिस ने खुद ही कार के स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे। उस स्टीयरिंग व्हील पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, बल्कि होना ये चाहिए था कि उस कार को बहुत ही सावधानी से सबूत का ध्यान रखते हुए उसे खींचकर पुलिस के पास ले जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इतनी तेज रिपोर्ट देने के मामले में पटना पुलिस काफी चर्चा में आ गई, या फिर यूं कहें कि पटना पुलिस की काफी बदनामी हुई। इतना ही नहीं, गौतम के परिवार वाले जो कि विदेश में रहते थे, पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी में ही गौतम का पोस्टमार्टम करने के बाद 3 जुलाई की रात को ही, यानी उसी रात उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। पटना पुलिस को आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? बल्कि उन लाशों का पोस्टमार्टम अगले दिन भी तो कराया जा सकता था। लेकिन जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस की बड़ी बदनामी हुई। उन रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी की बॉडी पर सीमन के कुछ निशान पाए गए थे, जो कि एक से अधिक व्यक्तियों के थे। यानी इन रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ था। शिल्पी और गौतम के शरीर पर जूतों के निशान भी पाए गए थे, जिससे पता चलता था कि उनके साथ मारपीट की गई है। रिपोर्ट में इतना सब कुछ खुलासा होने के बाद भी पटना पुलिस ने बड़ी ही ढिठाई से ये कह दिया था कि शिल्पी की बॉडी पर मिले दाग सीमन के नहीं बल्कि पसीने के हैं। इसके बाद न्याय न मिलते देख शिल्पी के परिवार वालों ने 6 दिन बाद ये दावा किया कि उनकी बेटी शिल्पी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी तो हत्या की गई है। शिल्पी के घर वालों ने बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग करनी शुरू कर दी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी बहुत गरमाई थी। विपक्ष की पार्टी इस मामले को लेकर राबड़ी सरकार को घेरने में लगी हुई थी, क्योंकि इस मामले में उनके भाई साधु यादव का नाम आ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए राबड़ी देवी सरकार ने सितंबर 1999 में शिल्पी मामले को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। यानी इंसाफ की बुझती हुई लौ को एक बार फिर से ताकत मिल गई। ये मामला सीबीआई के हाथों में जाने के बाद एक आस बंध गई थी कि अब शिल्पी जैन और गौतम सिंह को न्याय जरूर मिल जाएगा। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। सीबीआई ने पोस्टमार्टम के समय शिल्पी के बॉडी पर पाए गए सीमन के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि जब शिल्पी की बॉडी में पाए गए सीमन का डीएनए मिलान करने के लिए सीबीआई की एक टीम साधु यादव के पास उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए पहुंची थी, तो साधु यादव ने सीबीआई को अपना ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया था। और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव के ब्लड सैंपल देने से इनकार करने पर सीबीआई ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और शिल्पी गौतम मामला ठंडा होता चला गया। यानी लोगों के दिलो दिमाग से ये मामला निकलता चला गया। लेकिन इस बीच बिना साधु यादव के डीएनए मिलान के ही सीबीआई की जांच चलती रही। शिल्पी गौतम मामले के करीब 4 साल बाद यानी साल 2003 में सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा की और अदालत से इस केस को बंद करने की गुहार लगाई। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने दावा करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट भी वही कह रही थी जैसा कि पटना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था। यानी पटना पुलिस की तरह ही सीबीआई का भी ये दावा था कि शिल्पी के बॉडी पर मिले दाग सीमन के नहीं बल्कि पसीने के ही थे। साथ ही उन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब आप यहाँ पर पुलिस और सीबीआई का कमाल देखिए। इन दोनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होने के बावजूद भी सीमन के धब्बों को पसीना और कत्ल को खुदकुशी की बात कह दिया था। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी के पिता उज्जवल जैन ने कहा था कि शुरुआत में शिल्पी गौतम मामले में जब सीबीआई उनके घर आई थी तो तब सीबीआई ने उनसे कहा था कि ये मामला हत्या का है। उज्जवल जैन के अनुसार सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि इस मामले में कई व्यक्तियों द्वारा
यौन उत्पीड़न के भी सबूत मिले थे। और फिर कुछ दिनों बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें सीबीआई के अनुसार पटना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों ने पाया कि एल्यूमिनियम फास्फाइड नामक जहर उन दोनों की मौत का कारण था। एल्यूमिनियम फास्फाइड को आमतौर पर सेल्फॉस या सल्फास के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग अनाज की संरक्षण के लिए किया जाता है और ये अत्यधिक जहरीला होता है। सीबीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि ये खुदकुशी का ही मामला था। सीबीआई ने कहा था कि शिल्पी के यौन उत्पीड़न और सामूहिक दुष्कर्म भी गलत थे, क्योंकि शिल्पी के कपड़ों पर पाया गया सीमन गौतम का था। यानी शुरू में तो सीबीआई ने शिल्पी के पिता उज्जवल जैन से कहा था कि ये रेप और कत्ल का मामला है, लेकिन अब अचानक सीबीआई ने भी इसे आत्महत्या मान लिया था। खैर, सीबीआई की इस रिपोर्ट से बिहार में बहुत हंगामे होने लगे थे। मीडिया से लेकर विपक्ष तक सरकार और सीबीआई को घेरने की कोशिश करने लगे थे। इस मामले में शिल्पी की मां ने कहा था कि जब ये मामला आत्महत्या का ही था तो फिर सीबीआई ने जांच में 4 साल का लंबा समय क्यों लिया। शिल्पी की मां का कहना था कि जांच में इतना लंबा समय सिर्फ लोगों के जहन से इस केस की यादों को मिटाने के लिए लगाया गया था। इस मामले की जांच बंद होने के बाद भी शिल्पी का भाई प्रशांत जैन अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन प्रशांत जैन की इंसाफ की ये लड़ाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए साल 2006 में प्रशांत जैन को भी किडनैप कर लिया गया। इसके बाद शिल्पी के घर वालों ने पुलिस में प्रशांत के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी प्रशांत जैन की खोजबीन में लग गई, लेकिन फिर अचानक 2 दिनों के बाद प्रशांत जैन सही सलामत वापस अपने घर लौट आया। लेकिन अपहरण वाली उस घटना के बाद शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने फिर कभी भी आवाज नहीं उठाई और इस तरह शिल्पी गौतम मर्डर केस में न्याय की आस हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इस केस में सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी मीडिया रिपोर्ट में गौतम सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार वालों के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं मिला। जितना भी मिला और जो भी लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ शिल्पी जैन के परिवार ने ही लड़ी थी। खैर, जो भी हो, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल ये, जिस गैरेज में वो गाड़ी खड़ी थी, पुलिस को ये कैसे पता चला था कि उस गैरेज में एक गाड़ी के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं? वो व्यक्ति कौन था जिसने पुलिस को फोन किया था? इसका पता कभी नहीं चल सका। दूसरा सवाल ये कि जब वहां से गाड़ी बरामद की गई तो उस समय उस कार के उंगलियों के निशान क्यों नहीं लिए गए? हालांकि ये एक बेसिक चीज है जो हर एक क्राइम सीन में होता है, लेकिन बिहार पुलिस ने नहीं किया, वरना जिन लोगों ने भी उन लाशों को वहां डाला था उनमें से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान तो जरूर मिल सकते थे। एक सवाल ये भी था कि आखिर पुलिस को पोस्टमार्टम कराने की इतनी जल्दी क्या थी? इतनी हड़बड़ी क्यों थी? उन दोनों का पोस्टमार्टम तो दिन में भी आराम से हो सकता था। यानी रात 9 बजे तो लाश की खबर मिलती है, फिर 9:30 बजे तक पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। इसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब आप ही सोचिए, रात को ही उन सबों का पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। आखिर पटना पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी? इसका भी आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। और फिर उसी रात को ही गौतम का अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी? इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? पटना पुलिस ने गौतम के घर वालों के आने का भी इंतजार नहीं किया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया, जबकि शिल्पी का अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ था। और एक सवाल ये कि शिल्पी की बॉडी से जो सीमन का नमूना मिला था और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, तो वो दूसरा सैंपल किसका था? इसका भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आखिर में इस केस का जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये सुसाइड था, क्योंकि उस समय पुलिस और सीबीआई दोनों की यही थ्योरी थी और दोनों ने यही कहा था कि शिल्पी और गौतम ने आत्महत्या की है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब उन दोनों की लाश अर्धनग्न हालत में थी, यानी उन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, गौतम के शरीर पर ऊपर का कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के शरीर पर नीचे का कपड़ा नहीं था। इसलिए अगर मान भी लिया जाए कि गौतम और शिल्पी ने सुसाइड किया था, लेकिन क्या वो लोग कपड़े उतारकर सुसाइड करेंगे? जबकि उन दोनों को पता था कि इस हालत में अगर उनकी लाश मिलेगी तो उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार क्या सोचेंगे?
तो इसलिए एक सुसाइड करने वाला कपड़े उतारकर सुसाइड क्यों करेगा? इसका भी जवाब आज तक ना तो सीबीआई के पास है और ना ही पुलिस के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले में एक व्यक्ति के ऊपर सीधा सीधा शक था और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। उस समय बहुत आसानी से इसका पता चल सकता था। यानी अगर साधु यादव का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिया जाता और शिल्पी की बॉडी से मिले सीमन के साथ मैच कर लिया जाता तो साफ हो जाता कि साधु यादव इसमें शामिल है या नहीं, और हो सकता है वो बेकसूर हो। लेकिन अगर ये टेस्ट हो जाता तो वो कानूनी तौर पर बेकसूर साबित हो जाता। लेकिन मजाक और कमाल देखिए कि इतना हंगामा और इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी पहले तो पुलिस को और फिर सीबीआई को साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया था और आखिर तक भी उसका सैंपल नहीं लिया गया। बिना सैंपल लिए और बिना किसी जांच के नतीजे के ही सीबीआई ने 4.5 साल के बाद इस केस को सुसाइड बताकर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस केस को बंद करने की गुहार लगाई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।